हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव स्नेही और आज हम 6 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में हम एडिटोरियल एंड न्यूज़ सेक्शंस को अलग-अलग देखेंगे एंड जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम ये देखेंगे कि उसको हम प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं और फिर हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज राइजिंग स्टेम रिसर्च डिमांड्स रिवाइटलाइज्ड एजुकेशन। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं। एक्चुअली पूरा आर्टिकल आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि जो GS2 में एजुकेशन का सेक्शन है या GS3 में साइंस एंड टेक का सेक्शन है, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं रिगार्डिंग स्टेम एजुकेशन। स्टेम क्या होता है? स्टेम का मतलब है साइंस, एस का मतलब साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग एंड एम से मैथमेटिक्स। सो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये चारों मिलके स्टेम एजुकेशन बनता है। इंडिया में स्टेम एजुकेशन की फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी जो आर्टिकल में ऑथर है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। वो ये बोलते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और बहुत सारे नए IITs भी खुले हैं, जिनके कारण एक्सेस टू एजुकेशन बढ़ चुका है। क्योंकि पहले जो एजुकेशन के हाई एजुकेशन के कॉलेजेस होते थे, यूनिवर्सिटीज़ होती थी, वो कुछ ही स्टेट्स और सिटीज़ में लिमिटेड थी। अब ऐसा नहीं है, अब वो एक्सपैंड हो चुकी हैं बहुत सारे नए प्राइवेट कॉलेजेस और IITs के खुलने के कारण। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ से जो बच्चे ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं, ज़्यादातर उनके पास स्किल्स की कमी है। जो बेसिक स्किल्स इंडस्ट्री को चाहिए, जब वो ग्रेजुएट होंगे और वो इंडस्ट्री में आएंगे, तो जो ओवरऑल एम्प्लॉइंग कंपनीज हैं, क्या इन लोगों के पास वो स्किल्स हैं जो उन कंपनीज को चाहिए? क्या इनके पास वो रेलेवेंट स्किल्स हैं जो आज की डेट में जो मॉडर्न कंपनीज का जो एरा है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे कंपैटिबल हैं? ऑथर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। एस्टिमेट शो दैट 51% ऑफ द यूथ इज डीम्ड अनएम्प्लॉयबल। ये जो डेटा है ये इकोनॉमिक सर्वे का है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इकोनॉमिक सर्वे ही बता रहा है कि 51% जो यूथ है वो एम्प्लॉयबल है। लेकिन जो 51% एम्प्लॉयबल है, इसका मतलब क्या है? दैट अराउंड 49% जो हमारा यूथ है जो कि ग्रेजुएटेड है, वो अनएम्प्लॉयबल है, विच इज़ डेफिनेटली अ मेजर चैलेंज। अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स दे स्ट्रगल टू फाइंड स्टूडेंट्स हु आर स्किल्ड। बहुत सारे इंडस्ट्रीज डिफरेंट सेक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है उनको उन वर्कर्स को ढूंढने के लिए जिनके पास कंपैटिबल एंड रेलेवेंट स्किल्स हैं। मैं बार बार ये वर्ड रेलेवेंट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज जो स्किल्स ग्रेजुएट्स के पास है, हो सकता है वो 1980s में काफ़ी हेल्पफुल होती, लेकिन आज जब सारी चीज़ें बिग डेटा मैनेजमेंट, बिग डेटा एनालिसिस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, एडवांस्ड रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब सारी चीज़ें इन्हीं न्यू फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से पावर्ड है, तो क्या एम्प्लॉयबल जो यूथ है उनके पास ऐसी रेलेवेंट स्किल्स है या नहीं? लार्ज सम्स ऑफ मनी अनाउंस्ड फॉर इनिशिएटिव सच एज क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI मे गॉट अंडर यूटिलाइज। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे मिशन लॉन्च करे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन है वो अभी चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा पुश दिया है। साइबर सिक्योरिटी पे भी डिफरेंट जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसीज है होम मिनिस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल, वो बहुत ज़्यादा इस पे काम करती रहती है। लेकिन जब हम ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं और हमारा जो यूथ है उसके पास इन टेक्नोलॉजीज से डील करने की स्किल ही नहीं है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? फिर जो ऑथर है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि इतने सारे स्टेम इंस्टीट्यूट्स में से जो स्टूडेंट्स निकल के आते हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है और एक बहुत बड़ा स्किल गैप है मार्केट में। ऐसा स्किल गैप क्यों है? वो बोल रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है वो ही अच्छी नहीं है। तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पे मेंशन करा गया है। वो फिनोमेना है रिसर्च का। एक्चुअली होता ये है कि जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर रिसर्च अलाउड है एंड जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो कॉलेजेस हैं उनको आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रैंक करा जाता है। इसके कारण जो कॉलेजेस हैं वो अपने फैकल्टी मतलब जो टीचर्स हो गए या जो वहाँ पे रिसर्चर्स हो गए, उनको फोर्स करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, तो जो नंबर ऑफ रिसर्च पेपर हैं उनको पब्लिश करा जाए। मतलब कॉलेजेस ज़बरदस्ती
फोर्स कर रहे हैं अपनी फैकल्टी को, रिसर्चर्स को, कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा आप रिसर्च पब्लिकेशंस करो, उतनी ज़्यादा आप रिसर्च लो। अब देखो, दो इसमें पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि रिसर्च जितनी ज़्यादा होगी, डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उतना ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे रिसर्च किस टाइप की हो रही है? यहाँ पे रिसर्च सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के लिए हो रही है, क्वालिटी के लिए नहीं हो रही। तो जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो इसी क्वांटिटी वाली रिसर्च में एंगेज रहते हैं, तो उनके पास प्रॉपर टीचिंग का या प्रॉपर ट्रेनिंग का अपने स्टूडेंट्स के लिए टाइम ही नहीं होता। और जो स्टूडेंट्स भी अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ या टीचर्स के साथ इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी क्वालिटी ऑफ रिसर्च नहीं कराई जाती, वो भी तो क्वांटिटी के लिए ही क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एंड इसके कारण बहुत सारे जो रिसर्च है वो अच्छी नहीं है। सो एक और चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो अपस्किलिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी है ना, जब भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो स्टूडेंट्स को हायर करने के बाद उनको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स के थ्रू, इंटर्नशिप के थ्रू, अपस्किलिंग प्रोग्राम्स के थ्रू उनकी जो स्किल्स हैं थोड़ी बढ़ाती है, बट ये एग्जिस्ट करती है, बट ये इतना इसको स्केल करना पूरे इंडिया में जितनी डिमांड है वो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स आप ये नहीं कर सकते कि कॉलेज के निकलने के बाद उनको वापस ट्रेन करो। कर सकते हैं कुछ केसेस में, बट पूरे इंडिया के लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है। आपको कॉलेजेस की ही कंडीशंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो आईआईटी है, एनआईटी है, आईआईएससी है और ऐसे जो कुछ और एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो कि गवर्नमेंट फंडेड हैं, वो सिर्फ 5% ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो बाकी 95% ग्रेजुएट्स हैं वो ऐसे एलीट ग्रुप से नहीं आते। और ये लोग जो जब जॉब मार्केट में जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली इनके पास ओवरऑल जो स्किल्स अवेलेबल है वो कम होती है, लेस रेलेवेंट होती है, कम कंपैटिबिलिटी होती है उनकी करंट इंडस्ट्री डिमांड के कंपैरिजन में। जो ऑथर है वो मल्टीपल आइडिया सजेस्ट करते हैं। पहले वो बोल रहे हैं कि जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंकिंग करना बंद करो, ताकि उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो रिसर्च आउटपुट पे, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर पाए, ना कि क्वांटिटी पे। अभी क्या हो रहा है, फैकल्टी मेंबर्स को रैंक करा जाता है कि उन्होंने कितना आउटपुट दिया रिसर्च का। मतलब एक जो टीचर है उसने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करे। अब हर टीचर को ऐसे रैंक करा जाएगा तो टीचर्स बस बहुत ही बुरी क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते रहेंगे। उससे जो कॉलेज के रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ़ायदा भी नहीं हो रहा। और टीचर्स जब इसी चीज़ में बिजी है तो स्टूडेंट्स को पढ़ा कौन रहा है फिर? तो ये चीज़ रुकनी चाहिए, इस तरह की रैंकिंग। दिस में रिड्यूस द रिसर्च आउटपुट। मतलब शॉर्ट टर्म में क्या होगा, जो रिसर्च आउटपुट है वो रुक जाएगा। आउटपुट किस टाइप का है, मतलब क्वांटिटी रुक जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी। ये काफ़ी ऑब्वियस है। अगर शॉर्ट टर्म में आपने ऐसी क्वांटिटी वाला रिसर्च आउटपुट रोक दिया और सिर्फ उन्हीं रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लिया जो एक्चुअली वैल्यूएबल है और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दे के जाएंगे, तो फ्यूचर में क्या होगा कि एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जहाँ पे क्वालिटी को फोकस करा जाएगा। और जब क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा तो स्टूडेंट्स भी और ज़्यादा केपेबल हो जाएंगे। और फ्यूचर में क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स केपेबल हो चुके हैं तो अपने आप क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। फैकल्टी मेंबर्स इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग रिसर्च शुड बी एनकरेज टू कोलैबोरेट। और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या टीचर्स हैं जो रिसर्च करना भी चाहते हैं, तो अगर स्किल गैप की कमी है एंड जो टीचर्स हैं ओवरऑल वो जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन है उसके रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं, तो क्यों ना बाकी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑफिशियल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ उनको कोलैबोरेट कर दिया जाए। 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च करा था, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसका एम ही यही है दैट ओवरऑल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है स्पेशली स्टेम के अंदर वो बढ़े। इस ANRF के अंदर एक सब प्रोग्राम चल रहा है, पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, पेयर। ये ऑलरेडी ऐसे इनिशिएटिव्स की बात करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव्स को ध्यान रखना है। ऑथर एक और चीज़ बोल रहे हैं कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना चाहिए जॉइंट डिग्री एग्रीमेंट्स के साथ विद टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। वही है, जितने भी प्रॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉलेजेस के साथ, जिनको टीचिंग इंस्टीट्यूशंस बोला जा रहा है, इनको साथ में मर्ज करके आप कुछ सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, जिससे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस अपने अंदर ही लो क्वालिटी रिसर्च करके स्टूडेंट्स की स्किलिंग को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। और रिसर्च करनी ही है तो क्यों ना प्रॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ करे, जिससे क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी और स्टूडेंट्स पर भी फोकस किया जा सकेगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो बेसिकली 2019 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले एक स्टेट हुआ करता था, उसमें 2 चेंजेस करे। पहला चेंज ये था कि उसका स्टेटहुड
उन्होंने ले लिया। स्टेटहुड लेने का मतलब क्या है कि पहले वो एक स्टेट था, वो एक फेडरल एंटिटी थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी रह गया। यूनियन टेरिटरी का मतलब यही होता है कि वो केंद्र शासित प्रदेश है। दैट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही उसको कंट्रोल करती है और वही उसको रन करती है। उसकी पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, जबकि जो स्टेट है वो एक तरह से काफ़ी अटोनॉमी एंजॉय करता है। हाँ, जो जम्मू एंड कश्मीर को जब स्टेटहुड उसका लेके यूनियन टेरिटरी उसको बनाया था, तब उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी स्टेट की, उसको डिसॉल्व या उसको कंप्लीटली सस्पेंड नहीं किया था, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली अभी भी इस यूनियन टेरिटरी के पास एग्जिस्ट करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूजुअली जो यूनियन टेरिटरीज होती है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, इनमें कोई खुद की गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये अब ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास खुद की गवर्नमेंट होती है, खुद का एग्जीक्यूटिव है एंड खुद का लेजिस्लेचर भी है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है यूनियन टेरिटरी के रूल्स पे। तो जम्मू एंड कश्मीर इस टाइप की यूनियन टेरिटरी है जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेकिन जो उसका स्टेट हुड है ना, वो ले लिया गया था। दूसरा चेंज क्या कर रहा था? दूसरा चेंज ये था कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था पूरा, उसको दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में डिवाइड करके जो जम्मू एंड कश्मीर को अलग से एक यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया, और जो बचा हुआ रीजन है इसको पूरे को लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है सिर्फ, उसके पास कोई लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह नहीं है। तो अभी जो नया मैप है शो कुछ ऐसा दिखता है। तो अब ये क्या है, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, और इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई है, और वहाँ पे जो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी यहाँ पर है, क्योंकि एक यूटी है यहाँ पे जो सेंट्रल का गवर्नमेंट होता है या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है जो कि एग्जीक्यूटिव को लीड करेगी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो इन्होंने अभी एक स्पीच दी है नए लेजिस्लेटिव असेंबली में कि इनको इनका एम ये है कि जो स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर का लिया गया था 2019 में, ये वापस रीस्टोर करा जाएगा। और ऑथर बोल रहे हैं कि ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को प्रॉमिस भी किया था कि अभी हम बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर को फॉर सिक्योरिटी रीजंस, उसके बाद हम तुरंत ही कुछ टाइम में स्टेटहुड वापस रिस्टोर कर देंगे। और ऑथर बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है, ठीक है, यही ध्यान रखना है। बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें कोई टाइमलाइन बोली नहीं गई है कि कब ये रिस्टोर होगा, तो ये एक थोड़ी सी कंटेंशन है। चलते हैं तीसरे एक एडिटोरियल पर, आधार बायोमेट्रिक डेटा एक्सेस विल एड फॉरेंसिक्स। सी, आधार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, और आपको भी पता है कि आधार के लिए हमारा जो बायोमेट्रिक डेटा है उसको कलेक्ट करा गया है। बायोमेट्रिक डेटा क्या है? आइरिस स्कैन, जो आई स्कैन होता है आंखों के पीछे, उसको आइरिस स्कैन बोलते हैं। देन हमारे थंब प्रिंट, तो आइरिस स्कैन, आइस का स्कैन एंड थंब प्रिंट, इन दोनों को लिया गया था, कलेक्ट करा गया था जब आधार डेटा हमारा कलेक्ट किया जा रहा था, इसको भी कलेक्ट किया गया था। तो द थिंग इज कि आधार डेटा में हमारी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करती है। एंड क्योंकि इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसका मिसयूज़ करके, या ये अगर डेटा किसी बुरे इंटेंशन वाले पर्सन के पास चला गया तो इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए आधार एक्ट के अंदर सेक्शन 33 जो है वो ये बोलता है, सॉरी नॉट सेक्शन 33, जो सेक्शन 29 है या सेक्शन 33 का एक एक्सेप्शन है, प्रोविज़ो है, वो ये बोलता है कि कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जैसे फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन, ये शेयर करी ही नहीं जा सकती फॉर एनी रीज़न। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है। तो जो बाकी जो डिटेल्स है ना, आपका नेम हो गया, क्योंकि बहुत सारी जगह आप अपना अकाउंट खुलाते हो, बहुत सारे एग्जाम्स में भी आपको आधार को एज एन आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, तो वहाँ पे वो क्या लेते हैं, वहाँ पे वो बस आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कभी कभी एड्रेस, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपका कोर डेटा है, कोर बायोमेट्रिक डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सेक्शन 29 ऑफ द आधार एक्ट एंड सेक्शन 33 का जो एक्सेप्शन है
उसके अकॉर्डिंग कोर बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन, ये किसी को भी किसी हालत में दिया नहीं जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अलाउड है? बेसिक जो डिस्क्लोजर अलाउड है, जब जब जो कोर्ट है ना, कोई भी मान लेते हैं केस गया है और उसमें किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करी जा सकती है। सेक्शन 33 क्लॉज 1 ये अलाउ करता है। बट हमने देख लिया इस इन्फॉर्मेशन में कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो जो यूआईडीएआई अथॉरिटी है वो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है जो कि आधार डेटा को मैनेज करती है, हैंडल करती है। एंड उनके काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं लोगों की राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस के पास जो बायोमेट्रिक डेटा है उसकी बहुत कमी है। पुलिस के पास जो फिंगरप्रिंट डेटा है वो भी बहुत छोटा है। इनफैक्ट पुलिस के पास किसके फिंगरप्रिंट है? उनके फिंगरप्रिंट है जिन्होंने पहले क्राइम करा है। मतलब जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, पुलिस के पास सिर्फ उनका ही बायोमेट्रिक डेटा है। तो फ्यूचर में कोई क्राइम होता है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो किसने किया है, अगर वो क्रिमिनल पहली बार उसने कोई क्राइम किया है तो। दूसरी चीज़, बहुत बार ऐसे डेड बॉडीज़ मिलती है जिनका आइडेंटिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बहुत ही हीनियस केसेस होते हैं जिसमें आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होता है किसी परपेट्रेटर का, और उसके लिए बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हमने देखा कि आधार एक्ट मना करता है बायोमेट्रिक डेटा को शेयर करने के लिए। सो जो ऑथर है वो सजेस्ट करते हैं कि कुछ केसेस में कोर बायोमेट्रिक डेटा को शेयर करना ज़रूरी हो सकता है। और वो ये भी बताते हैं कि हाँ, एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि आप किसी की राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रिवेसी, इन दोनों को कैसे बैलेंस करोगे। ठीक है, अब ये बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है? राइट टू प्रिवेसी हो गया कि आप किसी की बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, उसको शेयर नहीं कर रहे। और राइट टू लाइफ क्या हो गया कि किसी की राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अगर आपको इंश्योर करनी है तब क्या होगा? जैसे कोई डेड बॉडी है, उसको आइडेंटिफाई करना है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिलॉसफी है इंडियन लॉ के अंदर कि जो डेड ह्यूमन है ना, तब भी उसकी कोई ना कोई डिग्निटी एग्जिस्ट करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। तो डेड बॉडी का जो प्रॉपर आफ्टर डेथ जो रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह होंगे वो उनकी फैमिली करेगी। उनकी फैमिली के पास भी वो बॉडी को पहुंचाना इंपॉर्टेंट होगा। सो द थिंग इज, अगर उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए तो जो राइट टू लाइफ है ना, या फिर उस डेड बॉडी की डिग्निटी, वो वायलेट हो जाएगी। बहुत ही हीनियस क्राइम किसी इंसान ने करा है और उसको पकड़ने के लिए बायोमेट्रिक डेटा चाहिए ही चाहिए। तो वो जो विक्टिम था जिसके अगेंस्ट बहुत ही गलत हुआ है, क्या आप उसकी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का वायलेशन नहीं कर रहे? अगर आपने जो अक्यूज्ड है या जो क्रिमिनल है उसको नहीं पकड़ा सिर्फ इसीलिए कि भाई हम उसका बायोमेट्रिक डेटा ना इस यूज़ नहीं कर सकते, तो ये बैलेंस बहुत डिफिकल्ट है राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी का। तो ये जो डिलेमा है ना, ये आपको याद रखना है मेंस वगैरह में लिखने के लिए, या आप कहीं भी इसको मेंशन कर सकते हो। तो फिंगरप्रिंट डेटाबेस जो है वो पुलिस के पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। और तो और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे उनके पास फिंगरप्रिंट डेटा जो जितना थोड़ा सा भी है ना, उसको अब तक डिजिटाइज नहीं करा गया, वो अभी तक पेपर के फॉर्म में ही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन दी सिचुएशंस आधार डेटाबेस को एसेस करना आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकता है, ऑथर ये सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक एडिटोरियल्स थे जिनका एनालिसिस हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं न्यूज़ के एनालिसिस पे और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में मेंशन है। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। स्टेट हैज़ नो राइट टू अक्वायर एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये बहुत ही बड़ा केस है देखा जाए तो। ऐसा क्यों? क्योंकि 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है। मतलब आप खुद सोचो कि 9 जजेस बैठ के किसी एक टॉपिक पे जजमेंट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ मैसिव केस। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उन्होंने एक चीज़ ये बोली है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, 2 टाइप की प्रॉपर्टी हो गई, वैसे तो मल्टीपल टाइप्स की होती है बट इन जनरल 2 टाइप की हो गई, एक पब्लिक प्रॉपर्टी और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो नॉर्मल लोगों के पास होती है, जो उनकी खुद की है, और पब्लिक प्रॉपर्टी वो है जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। अब गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट के लोगों की प्रॉपर्टी है, नहीं। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मतलब कि वो कंट्री की या स्टेट की प्रॉपर्टी है और जो सरकार है वो उसको यूज कर सकती है लोगों के भले के लिए, इसलिए उसको पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोला जाता है। अब इंडिया में क्या है ये आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना हुआ था तब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी या जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, राइट टू प्रॉपर्टी जो थी ये एक फंडामेंटल राइट थी। लेकिन इस फंडामेंटल राइट को 74th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया। तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रही, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर कोई राइट या कोई राइट फंडामेंटल राइट है ना, तो उसको वायलेट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब इवन दो वो फंडामेंटल है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में उनको वायलेट करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है हमारे पास और ये हमारी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के सब क्लॉज के अंदर। बट क्या कुछ ऐसे ट्राइबल स्टेट्स हैं जहाँ पे एंट्री के लिए भी आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है? हाँ। क्या ऐसे कुछ ट्राइबल रीजन्स हैं जहाँ पे जाके आप नॉर्मल जो उनके फॉरेस्ट हैं उनमें ऐसे रैंडमली एंट्री नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो यहाँ पे लिमिटेशन लगी हुई ना, तो ये एक्सेप्शंस है इस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि हमें उनकी लोकल जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना है। इसलिए चलो ठीक है, वहाँ पे हमें परमिशन लेके जाना पड़ता है। पर द थिंग इज कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वायलेट करने के लिए या उनको रोकने, उनके अगेंस्ट जाके एक्सेप्शनल कुछ काम करने के लिए हमें बहुत ही स्पेशल केसेस में ही वो स्टेप लेना पड़ता है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी या राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट से निकाल दी ही गई, तो जो गवर्नमेंट्स है ना उनके लिए बहुत ही ईजी हो गया। क्या ईजी हो गया? उनके लिए बहुत ही ईजी हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करना। जैसे सपोज एक यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट का एम है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में सड़क बनानी है। तो क्या करेगी, इन सारे लोगों को नोटिस भेजेगी कि आप यहाँ से हटो, और डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है उनको कॉम्पनसेशन भी देगी, ऐसे रैंडमली बिना पैसे के नहीं हटाएगी। गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन देगी और यहाँ पे सड़क बना लेगी। बट क्या होगा अगर यहाँ पे जो कोई इंसान रहता है वो हटने से मना कर दे तो? देखो, अब क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी कोई फंडामेंटल राइट तो रही नहीं, इसलिए गवर्नमेंट डिफरेंट रूल्स को यूज़ करके, कोई ना कोई पुराने लॉ को यूज़ करके यहाँ पे वो पुलिस के थ्रू उसको हटा देगी, और उसको लीगली जस्टिफाई भी करेगी कि भाई यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि आपको हटना है और मैं आपको कॉम्पनसेशन भी दे रही हूँ तो आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से। गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये सजेस्ट करा है कि देखो, यस, पब्लिक गुड के लिए आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को हर टाइम ही आप ऐसे यूज़ करने लग जाओगे। तो उन्होंने बोला है दैट नॉट एवरी रिसोर्स ओन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स कैन बी कंसिडर्ड मटीरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मटीरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिखती है लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। मटीरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी मतलब वो रिसोर्स जो कि लोगों के भले के लिए है और सबके लिए वो बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे ज़मीन है जिस पे लोगों का घर है, उनका खुद का जो उनकी परचेज्ड ज़मीन है उस पे उनका घर है। अब सरकार को यहाँ से मान लेते हैं एक सड़क निकालनी है उसी रीजन से, तो गवर्नमेंट ऐसे रैंडमली जाके ये नहीं बोल सकती कि भाई अब तो तुम्हारी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रही, तो तुम यहाँ से निकलो, ये कॉम्पनसेशन पकड़ो, और अगर तुम्हें यहाँ से नहीं निकलना तो तुम्हारा कोई से नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहेगी वो करेगी, और हम ये सड़क ना पब्लिक गुड के लिए बना रहे हैं, कॉमन गुड के लिए बना रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से हटना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि कुछ केसेस में डेफिनेटली ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसे आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी को। आप हर केस में ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि भाई जो पूरी प्रॉपर्टी है, जो पूरी ज़मीन है, ये पब्लिक को बिलोंग करती है, तो हम हर केस में ही जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अक्वायर करके लोगों के भले के लिए यूज़ कर देंगे। मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि प्राइवेट लोग ओन करते हैं, वो हर रिसोर्स मटेरियल रिसोर्स नहीं है कम्युनिटी के लिए। कुछ रिसोर्स है लेकिन सारे नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। द डिसीजन डिसमिस द पावर ऑफ एक्विजिशन बाय स्टेट। एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्राइबल एरियाज़ में देखो, जो ट्राइबल एरियाज़ हिस्टोरिकली कैसे मैनेज होते थे, बहुत बड़े बड़े स्वॉर्ड्स ऑफ लैंड जिसमें फॉरेस्ट है या डेजर्ट है या ग्रासलैंड है, यहाँ पे जो ट्राइबल्स थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब इंडिपेंडेंस के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट आया है, एक्चुअली उससे पहले भी था, बट इंडिपेंडेंस के बाद और इसको इस पे काम होने लगा। तो ट्राइबल्स तो क्या है, पूरे लैंड पे घूमते थे। अब क्योंकि वो उनकी खुद की ज़मीन तो टेक्निकली कभी थी नहीं, तो गवर्नमेंट ने इस पूरी लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, ये बोल के भाई ये तो जंगल है, जंगल किसी इंसान का होता थोड़ी है, ये तो सरकार की ज़मीन है। अब जो वो बेचारे ट्राइबल्स थे जो बहुत ही हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से
उस लैंड पे घूम के पूरे फॉरेस्ट को मैनेज करते थे, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी थी उसको मैनेज भी करते थे, अपनी लाइवलीहुड से भी जीते थे। अब गवर्नमेंट तो बोलती है कि भाई तो जंगल है, जंगल किसी इंसान का नहीं होता, ये सरकार का है, चलो ट्राइबल्स तुम्हारी कोई राइट नहीं है यहाँ पे। तो ये भी तो एक एक्विजिशन ही हो गया ना एक तरह से प्रॉपर्टी का। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग आई है इसका काफ़ी बड़ा इम्प्लीकेशन है। मतलब सरकार रैंडमली हर केस में प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकती, लेकिन इससे और प्रॉब्लम्स फ्यूचर में लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, क्योंकि अगर सरकार को जेन्युइनली बहुत ही बड़ा हाईवे बनाना है तो जो लोग हैं ना वो अब सुप्रीम कोर्ट की इसी रूलिंग को कोट करके बोलेंगे कि भाई मैं तो नहीं दे रहा प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप मेरे अगेंस्ट केस कर दो चाहे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोर्ट ने बोला कि इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी ट्रांजिशन कर चुकी है फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू को एग्जिस्टेंस। जो 1991 के पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा गवर्नमेंट डोमिनेटेड थी। 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसे रिफॉर्म्स आते हैं तो स्ट्रक्चरली हमारी इकोनॉमी बदलती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बट प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर साथ में मिलकर काम करते हैं, दे को एग्जिस्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है और यही चीज़ वो बोल रहे हैं। लेकिन जो ये 9 जज की जो बेंच है, क्या ये सबके सब अग्री करते थे इससे? ऐसा नहीं है। 2 जजेस जो हैं उन्होंने डिसअग्री करा है विद सम सॉर्ट ऑफ रिमार्क्स। अब देखते हैं ये बात क्या है। ये भी न्यूज़ है इसी न्यूज़पेपर में जो कि हमारी इस न्यूज़ से रिलेटेड है। इस 9 जज बेंच में पहली बात तो मेजॉरिटी डिसीजन आया था। मेजॉरिटी डिसीजन यहाँ पे आई थिंक मेंशन भी है, मेजॉरिटी जजमेंट। तो मेजॉरिटी जजमेंट वो जजमेंट होता है जब जो मोर देन 50% ऑफ जजेस अग्री करे किसी चीज़ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस जजमेंट में ना एक चीज़ बोली गई थी। क्या बोली गई थी? एक कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन थी। इस जजमेंट के अंदर ये लिखा है कि जो कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन है उससे ये जो जजमेंट है थोड़ा सा डिसअग्री करता है। तो जो 2 जजेस थे उन्हीं 9 जजेस में से उन्होंने बोला कि ये जो डिसअग्रीमेंट है ना मेजॉरिटी बेंच का फ्रॉम द अय्यर डॉक्ट्रिन या फिर जो कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन है, ये अच्छी बात नहीं है। ये 2 जजेस ने बोला है। एनीवे आप समझते हैं कृष्णा डॉक्ट्रिन क्या है, इस जजमेंट ने उसको कैसे रेफर करा और इन जजेस का ओवरऑल डिससेटिस्फैक्शन किस चीज़ से। देखो, जो जस्टिस अय्यर थे ये सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे पहले, और उनका ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बोली थी दैट बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। ये मैंने पिछले कुछ द हिंदू सेशंस में भी आपको बताया था, जिसमें ये मैंने मेंशन करा था कि बेल हमारे लिए कंट्री में रूल है, क्योंकि कोई इंसान जब भी किसी क्राइम के लिए अक्यूज होता है तब हम क्या मानते हैं? इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब पहले उसको इनोसेंट मानते हैं, जब वो प्रूव हो जाए कि उसने कुछ क्राइम करा है तभी उसको गिल्टी माना जाता है, और इसलिए बेल मिल जाती है क्योंकि वो प्रूव नहीं हुआ है, और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो जस्टिस अय्यर ने कही थी, आपको ध्यान होना चाहिए। एनीवे हुआ ये था कि ओवरऑल हुआ ये था कि जो जस्टिस अय्यर हैं उनकी डॉक्ट्रिन ये थी कि ओवरऑल जो आइडिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ठीक है, वो लिमिट करा जा सकता है। दैट मीन्स जस्टिस अय्यर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को लिमिट कर सकते हैं हम अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट या ग्रेटर गुड के अंदर कोई हम बड़ा काम कर रहे हैं तो। दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट ये बोले कि भाई हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है बहुत ही बड़ा कॉमन गुड करने के लिए, सोसाइटल गुड करने के लिए, तो अय्यर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग ये था कि हाँ आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। ऑब्वियसली इस जजमेंट में क्या लिखा है? इस जजमेंट में तो ये लिखा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को, हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को यही बहाना देके एक्वायर करना अच्छी बात नहीं है या फिर अलाउड नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने जो जस्टिस अय्यर डॉक्ट्रिन है उससे थोड़ा सा डिसएग्री करा है। तो जो 2 जजेस हैं इन 9 में से वो बोलते हैं कि जस्टिस अय्यर की डॉक्ट्रिन से डिसएग्री करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो बस यही एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये ऑब्जर्वेशन और ये जो उनकी डॉक्ट्रिन थी ये न्यूज़ में थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, मेंस और इंटरव्यू में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है, तब आप इनको मेंशन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। लॉ वैलिडिटी कांट बी चैलेंज्ड फॉर बेसिक स्ट्रक्चर्स वायलेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया है एंड इसका काफ़ी बड़ा रेलेवेंस भी है। देखते हैं ऐसा क्यों है। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सप्लेन्ड नहीं है, उसे बस लिख दी गई हैं और एक्सप्लेन नहीं करी गई।
ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग ट्री है। लिविंग ट्री मतलब जो एक पेड़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है पौधा, फिर वो और बड़ा हो जाता है, फिर वो और बड़ा हो जाता है। दैट मीन्स जैसे जैसे टाइम बीतता है जो पेड़ है उसमें चेंज आता है और वो ग्रो करता है। ठीक है, चेंज प्लस ग्रोथ ये एक पेड़ की होती है। वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे टाइम बीतेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी के अकॉर्डिंग इवॉल्व होगा, समय के साथ अपने आप को अडेप्ट करेगा एंड ग्रो होगा। और इसलिए बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड है क्योंकि 1947 में उनको ये नहीं पता ना कि 2024 कैसा दिखेगा, और इसलिए काफ़ी चीज़ों को थोड़ा सा अनएक्सप्लेन्ड छोड़ा भी गया है। बहुत और भी इसके काफ़ी रीजंस है, बट ये काफ़ी बड़ा रीज़न है। नाउ द थिंग इज कि इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन करा गया और ना ही ऐसा कोई शब्द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। वो तो 1973 में एक केस हुआ था केशवानंद भारती का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऐसे ही बदल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये बोला जा रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या लाइन लिखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहेगा और ग्रो होता रहेगा। ठीक है, तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर एक स्पिरिट है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी टू चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ बदलना ज़रूरी है या वो बदलेगा ही अपने आप, तो अगर कोई गवर्नमेंट आती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव करती है, बहुत सारे अमेंडमेंट करती है, तो क्या वो अमेंडमेंट सही है? ये जो स्पिरिट है इसके अकॉर्डिंग तो हाँ सही है, लेकिन अगर वो अमेंडमेंट बहुत ही गलत हुए तो, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ट्रू स्पिरिट है उसको खराब करना चाहती है, तो क्या वो अमेंडमेंट्स अलाउड होंगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट में डिसाइड करा गया कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है एक बेसिक स्ट्रक्चर है? अगेन मैंने क्या बोला, इस जजमेंट में ये डिसाइड करा गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं बेसिक स्ट्रक्चर उसका है ऐसा कोई चीज़ लिखी नहीं है। लेकिन जो जजेस हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और ये समझा कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनके दिमाग में ना एक बेसिक स्ट्रक्चर था। हाँ, उन्होंने ये लाइन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं, लेकिन फिर भी इम्प्लिसिटली इम्प्लिसिटली ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही। एंड दैट इज वाई इस पर्टिकुलर केस में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वायलेट नहीं कर सकता। मतलब कोई ऐसा लॉ जो कि अमेंडमेंट लाना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो ये अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट या हाई कोर्ट इसको खारिज कर देगा, मेनली सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट लाया गया जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता और वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहा है तो वो अलाउड है। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब एक और चीज़ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। एक और क्वेश्चन ये आया कि चलो अब तक तो सुप्रीम कोर्ट ना उस लॉ को देख रहा है कि इसको अलाउ करना चाहिए या नहीं अलाउ करना चाहिए। किस लॉ को वो देख रहा है? उस लॉ को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। बेसिकली उस लॉ की वो बात कर रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट ऑर्डिनरी लॉ? जो ऑर्डिनरी लॉ है उसका क्या? ऑर्डिनरी लॉ क्या होता है? मतलब जो नॉर्मल लॉ है, जो सपोज एक एक्ट आया कि लेट से जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए उनको कुछ राइट्स दी गई एक्स्ट्रा। ये एक सरकार ने पार्लियामेंट में लॉ पास करा, लेकिन इस लॉ को पास करने से कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं आया। मतलब इस लॉ का कोई एम है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करने का। कॉन्स्टिट्यूशन अलग साइड में है, ये लॉ वो अलग से ले आए पार्लियामेंट ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनको कुछ राइट्स मिल पाए। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट है क्या वो इस लॉ को भी देखेगा कि कहीं इसमें कोई ऐसा प्रोविजन तो नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था और इन्हीं लॉज को कहते हैं ऑर्डिनरी लॉ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की उनकी कोई एम नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ ऑर्डिनरी लॉज हो सकते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका थोड़ा सा वायलेशन हो रहा हो। तो यहाँ पे सीजेआई बोल रहे हैं देखो जो हमारी कंट्री में ये डॉक्ट्रिन है ना, इन सारों के साथ एक और चीज़ है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर। और इसी के अंदर जो जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, ये आपस में कुछ ना कुछ सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब जुडिशरी हर मामले में लेजिस्लेचर में इंटरफेयर नहीं करेगी। लेजिस्लेचर कौन है? जो कि ये सारे लॉ बना रहा है।
तो जुडिशरी हर मामले में लॉ को नहीं रोक पाएगी क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। हाँ, अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तब उस केस में जुडिशरी नज़र रखेगी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या नहीं। लेकिन अगर लेजिस्लेचर एक ऑर्डिनरी लॉ पे बात कर रही है या ऑर्डिनरी लॉ पेश कर रही है, तो उस केस में जुडिशरी जंप नहीं कर जाएगी कि भाई मैं देखूंगा पहले कि बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं इस लॉ से। जब ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात कर ही नहीं रहा, तो इसमें मैं बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं देखूंगा। ये जुडिशरी का पर्सपेक्टिव है। वो इसीलिए है क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर को भी थोड़ा मेंटेन करना है। ठीक है, ये भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट, तो आपको ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि वैलिडिटी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज फॉर वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर। और ये लॉ कौन सा है? बेसिकली जो ऑर्डिनरी लॉ है उसकी बात की जा रही है। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दैट इन सम केसेस, है ना, प्रीलिम्स में ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीलिम्स में लिखा होगा दैट नो ऑर्डिनरी लॉ कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा है दैट इन मोस्ट केसेस जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हर मतलब ज़्यादातर केसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए लेजिस्लेचर्स के लॉ के अंदर, स्पेशली अगर वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ है तो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी केस में भी नहीं करेंगे। कोई सपोज सरकार लॉ ले आई कि आज से हर इंसान को 400% टैक्स देना होगा, तो ये तो बहुत ही आर्बिटरी हो गया ना। यहाँ पे तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जज जंप कर जाएगा। क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाला है, अमेंडमेंट वाला है? नहीं, ये तो ऑर्डिनरी लॉ ही है एक तरह से। तो फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे जंप करके इसको देखेगा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, है ना। तो मतलब कुछ केसेस में तो जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर करेगी ऑर्डिनरी लॉ के अंदर भी, लेकिन सारे केसेस में नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी रेस्पेक्ट करना है, ये है। और यहाँ पे 3 जज बेंच थी, उन्होंने इस चीज़ की बात करी कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इनका मतलब क्या है ये डिफाइन ही नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसलिए ये जो अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं ये हर टाइम इवॉल्व होते रहते हैं। और जो कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है कि उन लेजिस्लेशन, उन लॉज को उन लॉज को ख़त्म कर देना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर जो ऑर्डिनरी लॉ है या हर लॉ को ही सुप्रीम कोर्ट ऐसे वॉइड डिक्लेयर करने लगेगा, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्योंकि फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या हुआ? जब जुडिशरी ही हर केस में लेजिस्लेचर के ऊपर जंप कर रहा है, तो हमें लेजिस्लेचर चाहिए ही क्यों? फिर सिर्फ जुडिशरी रख लो, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि राजनारायण केस एक था 1975 में। एक्चुअली जो मैंने आपको केशवानंद भारती केस समझाया ना अभी 1973 का, इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उसको पहली बार राजनारायण केस में इन 1975 यूज़ करा गया था। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। और इस केस में जो जजेस थे उन्होंने 1975 में ही बोला था कि एक डिफरेंस है बिटवीन ऑर्डिनरी स्टैच्यूट मतलब ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। दोनों में डिफरेंस है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है तो हो सकता है हर लॉ को सुप्रीम कोर्ट चेक करे कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है या नहीं। अगर कोई ऑर्डिनरी स्टैच्यूट है या ऑर्डिनरी लॉ है तो उसमें हर लॉ को सुप्रीम कोर्ट एकदम से जंप नहीं कर जाएगा ये देखने के लिए कि इसमें कोई बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है या नहीं। ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा ही। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज अ टेस्ट टू द वैलिडिटी ऑफ द स्टैच्यूट वुड अमाउंट टू रीटाइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। जो ऑर्डिनरी, यहाँ पे अगेन स्टैच्यूट मतलब लॉ, तो किस लॉ की बात हो रही है? ऑर्डिनरी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टैच्यूट है तो डेफिनेटली उसमें तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है या नहीं ये ढूंढना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, यूपी कैबिनेट अप्रूव्स न्यू गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी विदाउट सेंटर्स नॉट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है। देखो जो पुलिस का जो ओवरऑल सब्जेक्ट है ये आता है स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। और इस स्टेट लिस्ट के अंदर आता है मेनली पब्लिक ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो यूजुअली जो लोकल पब्लिक ऑर्डर है या जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट से अपने आप डिसाइड कर लेती है, सेंटर की उनको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन डीजीपी एक ऐसी पोस्ट है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट है, ठीक है। डीजीपी इनफैक्ट इज द हाईएस्ट पोस्ट। किसी भी स्टेट में जो हाईएस्ट पोस्ट है पुलिस की वो डीजीपी ही होती है। तो अब क्या है, क्योंकि वो हाईएस्ट पोस्ट है तो यहाँ पे जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री है,
वो यहाँ पे कुछ ना कुछ उनका से रहता था कि भाई हम बताएंगे या हम हमारी कंसल्टेशन के साथ मिलके आप इस डीजीपी को अपॉइंटमेंट करोगे। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि पब्लिक ऑर्डर तो स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए जो डीजीपी है वो वैसे तो यूनियन होम मिनिस्टर के कंसल्टेशन के साथ ही अपॉइंटमेंट करती थी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो खुद का लॉ भी ला सकती है जिसमें वो लिख दे कि भाई मैं खुद ही डिसाइड करूंगा या हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हमारा डीजीपी कौन होने वाला है। ये भी अलाउड है क्योंकि स्टेट लिस्ट में आता है पब्लिक ऑर्डर। अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या करा है, यही चीज़ करी है। देखो आम आदमी पार्टी ने भी एक लॉ पास किया था जिसमें जो स्टेट का डीजीपी है वो खुद अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं बिना सेंटर की कंसल्टेशन के, सेंटर की हामी के बिना, मतलब सेंटर की नोट के बिना वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब यूपी गवर्नमेंट ने भी ऐसा कुछ ही रेगुलेशन लागू करा है। सो द थिंग इज कि एक प्रॉब्लम ये थी कि होम मिनिस्टर ने या होम मिनिस्ट्री बार बार रिमाइंड कर रही थी यूपी गवर्नमेंट को कि आप प्लीज़ डीजीपी अपॉइंट करो और एक पैनल बनाओ और उसके थ्रू ये काम करो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अब ये जो भी यहाँ पे जार्गन लिखी है उसको एक बार समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वो ये रहा है कि यूजुअल जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो यूपीएससी, हाँ ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका एग्जाम करा रही है, यूपीएससी को लिस्ट भेजेगी। ठीक है, एक लिस्ट भेजेगी कुछ नाम की। ठीक है, और वो कब भेजेगी, 3 महीने पहले भेजेगी जब जो उनका करंट डीजीपी है वो रिटायर होने वाला है। मतलब कोई डीजीपी है वो रिटायर होने वाला है, उसके 3 महीने पहले ही जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपीएससी को कुछ नाम की लिस्ट भेज देगी। अब यूपीएससी क्या करेगी, 3 ऑफिसर्स का एक पैनल बनाएगी। मतलब यूपीएससी वो जो जितने भी लिस्ट आई है ना उसमें से उसको स्टडी करेगी, बहुत चीज़ें करेगी और उसमें से 3 को वो सेलेक्ट करेगी। और खैर डीजीपी तो एक ही बनता है ना, तो लेकिन अभी ये सेकंड स्टेप में 3 को सेलेक्ट करा गया, तो एक पैनल बना लिया गया 3 ऑफिसर्स का जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग बेस्ट हैं डीजीपी बनने के लिए। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने तो बहुत सारे नाम दिए थे, उनमें से 3 पिक करके यूपीएससी ने वापस फिर से वो स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगी। ठीक है, वापस वो स्टेट गवर्नमेंट को भेज देती है और यूपीएससी कंसिडर करती है, क्या क्या कंसिडर करती है, मतलब वो जो 3 लोग हैं यूपीएससी ने कैसे पिक करे हैं, इसमें उन्होंने कुछ क्राइटेरिया यूज़ करा है। जैसे 2 साल की सर्विस वो पहले ही यूज़ कर चुके हैं, मतलब 2 साल की सर्विस में वो रह चुके हैं। उसके अलावा यूपीएससी को मेरिट, मतलब कोई पुलिस ऑफिसर है उसने कितना अच्छा काम करा है और सीनियरिटी, उनकी एज क्या है, इन सबको साथ में लेते हुए, साथ में इन सारे वेरिएबल्स को देखते हुए यूपीएससी 3 नेम्स रेकमेंड करती है। फिर जो स्टेट है जब दोबारा उसके पास ये लिस्ट आ चुकी है वो क्या करती है, वो उनमें से किसी ना किसी एक पर्सन को, उन 3 में से एक पर्सन को अपॉइंट कर लेती है। तो क्या हुआ, स्टेट ने यूपीएससी को बहुत सारे नाम भेजे। अब यूपीएससी क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी ही तो ना, इसलिए ये माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है एक तरह से। इन इतने सारे नाम में से 3 नाम यूपीएससी वापस स्टेट गवर्नमेंट को भेज देती है। अब इनमें से भी एक नाम को पिक करके स्टेट गवर्नमेंट फिर डीजीपी बना लेती है। और ये जो चीज़ें हैं, ये तरीका काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। एक प्रकाश सिंह केस भी था 2006 का, आई विल रिकमेंड आप ये नाम ध्यान रखो। इस जजमेंट में भी ये डायरेक्शन थे कि डीजीपी यूपीएससी के थ्रू ही होना चाहिए, लेकिन उसमें ये भी लिखा था कि ये जो प्रोसीजर है ये स्टेट्स तब तक फॉलो करेंगे जब तक वो खुद के इंडिविजुअल लॉज ना बना ले, और एक बार उन्होंने इंडिविजुअल लॉज बना लिए तो वो फिर इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ है और ये प्रोसीजर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे बात की जा रही है रेस्ट्रिक्ट जंबो परेड्स टू फेस्टिवल्स, अमाइकस क्यूरे टेल्स केरला हाई कोर्ट। तो ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही सिंपल न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे अमाइकस क्यूरे का जो पोस्ट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। कभी कभी रैंडमली यूपीएससी ऐसे पोस्ट के बारे में पूछ लेती है कि इनका मतलब क्या है, तो एक बार न्यूज़ को भी देखते हैं और फिर अमाइकस क्यूरी की पोस्ट को भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एलिफेंट्स हैं, कैप्टिव एलिफेंट्स जो कि लोग कैप्चर करके अपने पास रखते हैं, उन एलिफेंट्स को परेड करा जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाया जाता है। तो जो कोर्ट है वो सजेस्ट कर रहा है कि ये जो चीज़ है आप इस परेडिंग को सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल्स के लिए ही लिमिटेड रखो। जैसे बहुत सारे ऐसे हिंदू, मुस्लिम, देन कुछ बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन फेस्टिवल्स होंगे जहाँ पे फेस्टिवल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उनको परेड कराया जाता है। सिर्फ उन्हीं केसेस में अलाउ करना चाहिए, बाकी केसेस में सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए या फिर ऐसे रैंडम टूरिज्म पर्पस के लिए आप एलिफेंट्स को परेड नहीं करा सकते, क्योंकि वो फिर वाइल्ड लाइफ
डिग्निटी का या इंटेग्रिटी का वायलेशन होगा। तो ये कोर्ट ने बोला है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो मतलब सॉरी, ये कोर्ट ने नहीं बोला, ये एमिकस क्यूरी रिपोर्ट ने कोर्ट को सजेस्ट करा है, हाई कोर्ट को एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट ने सजेस्ट करा है। अब ये एमिकस क्यूरी क्या है देखते हैं। एक मान लेते हैं कोर्ट है कोई, ठीक है। अब इसमें दो लोग हैं, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। दोनों क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट आए हैं कोर्ट के अंदर, मतलब दोनों आपस में कोई ना कोई केस लड़ रहे हैं। तो कोर्ट क्या है, बीच में एक ऐसी बॉडी है जो इन दोनों का केस सुलझाएगा। लेकिन कोर्ट को एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो इन दोनों के जो केस है ना पूरा, इस पे कोर्ट को एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके। उसी को कहते हैं एमिकस क्यूरी। बस यही है। ये कोई रैंडम पर्सन है या फिर कुछ बॉडी, मतलब एक ग्रुप भी हो सकता है कुछ लोगों का, जो कि कोर्ट की हेल्प करता है केसेस को रिजॉल्व करने में और उनको एक एक्सपर्ट ओपिनियन देता है। ऑब्वियसली अब ये कोर्ट का ही डिसीजन है कि जो रिकमेंडेशन एमिकस क्यूरी ने दी है उसको मानना है या नहीं। बट एमिकस क्यूरी इतना सा काम करता है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। बुद्धिज्म कैन टीच हाउ टू काउंटर सेक्टेरियनिज्म। देखो अभी रिसेंटली ना वर्ल्ड का पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट हुआ है। और जो बुद्धिज्म है वो इंडिया से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जो गौतम बुद्ध हैं उनका बर्थ होता है लुम्बिनी में। अब लुम्बिनी टेक्निकली नेपाल में आता है, लेकिन इस पे भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि क्योंकि उस टाइम कोई कंट्रीज तो एग्जिस्ट करती नहीं थी, ऐसी बॉर्डर्स भी नहीं थी, तो वो एक्चुअली लुम्बिनी कहाँ था इस पे भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। बट अभी करंटली मैप पे नेपाल के अंदर आता है, तो उस पर ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। बट उसके बाद जब गौतम बुद्ध इंडिया में आते हैं बिहार वाले रीजन में, और यहाँ पे आके उनको बिहार और यूपी इस रीजन में ही वो ज़्यादा घूमते हैं। एंड उसके बाद उनको यहाँ पे आके निर्वाण मिलता है, जिसके बाद उनको एनलाइटनमेंट हो जाता है। बेसिकली बुद्धिज्म का लॉन्च होता है। और बुद्धा के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उसमें नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो ये बात करते हैं कि हर प्रॉब्लम को डील करने के लिए और अपनी इंडिविजुअल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक मिडिल पाथ की ज़रूरत है। मिडिल पाथ मतलब हमें एक्सट्रीम्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है। एक्सट्रीम्स क्या होती है, आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि आप कहीं ना कहीं बीच में आके उस किसी ऑप्शन को कंसिडर करो। मतलब किसी भी एक्सट्रीम्स के पीछे ना भरो, हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलना इंपॉर्टेंट होता है, और जिसमें नॉन वायलेंस वगैरह भी आते हैं। एनीवे, ये बुद्धिज्म का प्रिंसिपल है जो आपको ध्यान रखना है। एंड क्योंकि ये इंडिया से चालू होता है, उसके बाद ये नेपाल, भूटान, जो पूरा तिब्बतन रीजन है उसमें स्प्रेड होता है। उससे फिर चाइना जाता है, ऊपर मंगोलिया पे जाता है, फिर आगे जापान तक पहुंच जाता है। फिर इंडिया से म्यांमार के रूट के थ्रू ये और नेवल रूट के थ्रू ये साउथ ईस्ट एशिया में भी पहुंचता है, जहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज तक भी जो बुद्धिज्म है वो पहुंच जाता है। तो जो एशिया है, स्पेशली साउथ एशिया और ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ एंड ईस्ट एशिया एंड इनफैक्ट इवन सेंट्रल एशिया, जो इंडिया के ऊपर वाला रीजन है ना, जो रशिया के नीचे है। आपको थोड़ा सा मैप बना देता हूँ। मान लेते हैं इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, ये इंडिया है। बुद्धिज्म यहाँ से तिब्बत में होते हुए चाइना, जापान पहुँचता है, फिर यहाँ से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया में आइलैंड्स पे पहुँचता है, फिर वो यहाँ से होते हुए सेंट्रल एशिया में भी जाता है, ठीक है। और इनफैक्ट रशिया का जो सर्दर्न रीजन है, या जो छोटे छोटे रीजन है रशिया के, वहाँ पे भी बुद्धिज्म पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो एशिया का काफ़ी बड़ा सेक्शन ऐसा है जहाँ पे बुद्धिज्म फैला हुआ है, और डेफिनेटली इंडिया से वो ओरिजिनेट हुआ था। तो ये सारे एशियन कंट्रीज मिलके बेसिकली एशियन बुद्धिस्ट समिट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसको टेक्निकली ऑर्गेनाइज कर रही है इस 2 दिन की समिट को। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। एंड आर्ट एंड कल्चर 1 का जो मेंस का पोर्शन है और इवन प्रीलिम्स का भी पोर्शन है, वहाँ पे बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो क्योंकि ये अब फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हो रही है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगले पेपर में बुद्धिज्म से एक ना एक क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आ ही जाए। तो आपको इनको ढंग से पढ़ना है, बुद्धिज्म के पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हो रही है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बुद्धिज्म का आज की प्रेजेंट लाइफ में रेलेवेंस क्या है, या आज के जो हमारे इतने सारे वॉर्स चल रहे हैं, इतना ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें बुद्धिज्म के कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो इन वॉर्स से डील कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से बुद्धिज्म का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक का पोर्शन। न्यूज़ इतनी ही है और इसी को आपको ध्यान रखना है। जो प्रेसिडेंट मुर्मू हैं, उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि रिसेंटली पाली और प्राकृत को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस भी मिल चुका है। ये भी पिछले कुछ
द हिंदू सेशन में मैंने डिस्कस करा था, क्लासिकल लैंग्वेजेस का जो नंबर है वो अब बढ़ चुका है। और एक और कीवर्ड है एक्सक्यूज मी, धम्म सेतु। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें क्या सजेस्ट करा जा रहा है, इसमें ये सजेस्ट करा जा रहा है कि जो एशियन नेशंस हैं वो आपस में कल्चरल कांटेक्ट के थ्रू, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के थ्रू हम अपना जो इंटरडिपेंडेंस है और इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। स्पेशली जो बुद्धिस्ट ब्रिज है या पूरे एशिया की, स्पेशली साउथ एशिया और ईस्ट एशिया की जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है, कल्चर है, उसको यूज करके हम एक धम्म सेतु बना सकते हैं, एक ऐसा बुद्धिस्ट ब्रिज बना सकते हैं जिससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इंडिया मस्ट क्रिएट लीडिंग स्पेस फर्म्स, सेज इसरोस चेयरमैन। तो अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया में जो पूरा स्पेस सेक्टर है वो गवर्नमेंट बॉडी, जिसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो इसको अब तक ड्राइव फॉरवर्ड कर रहा है। स्टार्टिंग से या कुछ टाइम तक इंडिया में जो ये गवर्नमेंट बॉडी थी इसरो, ये खुद ही इसने अपना पूरा का पूरा स्पेस प्रोग्राम तैयार किया है ऑलमोस्ट ग्राउंड स्क्रैच से। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी धीरे धीरे इसरो के साथ काम करना चालू करती है। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सर्विसेज देती थी। जैसे सपोज कोई कंपोनेंट है, कोई इक्विपमेंट चाहिए या कुछ मेटालिक कुछ मान लेते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर का पार्ट चाहिए, तो ऐसे छोटी छोटी सर्विसेज, या फिर मान लेते हैं कोई इंटरनेट की सर्विस चाहिए जिससे इसरो के सारे सर्वर्स रन कर पाए। यू कैन अंडरस्टैंड जो बेसिक सर्विसेज है ना वही प्रोवाइड कर रही थी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जो इसरो चेयरमैन हैं वो बोलते हैं कि इंडिया में हमें ये जो स्पेस कंपनीज हैं, ये जो स्पेस फर्म्स हैं, इनको लीडर्स बनाना है। अब ये जो सर्विस देते थे ना, सिर्फ इसी का रोल नहीं निभाते रहेंगे, ये फ्यूचर में खुद ही रॉकेट लॉन्च करेंगे जैसे स्पेस एक्स करता है। ठीक है, फिर ब्लू ओरिजिन, ये बहुत सारे ऐसे स्पेस प्राइवेट फर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें काम कर रहे हैं, खुद में ही वो स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो सिर्फ इसरो को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो खुद के लॉन्चेस कर रहे हैं, खुद के लॉन्च पैड्स बना रहे हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉड्यूल्स बना रहे हैं, इंजन्स बना रहे हैं। तो यही चीज़ बहुत बढ़ चढ़ के फ्यूचर में प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में भी करेंगे। ऐसा क्यों करना है हमें? क्योंकि अभी जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि ये इसरो के चेयरमैन ने खुद ने इसको कोट करा है, तो आपको ध्यान रखना है और मेंस में भी लिखना पड़ सकता है आपको। तो 2% अभी इंडियन स्पेस इकोनॉमी में, इंडियन स्पेस इकोनॉमी का ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, और हमें इसको 10% तक तो एटलीस्ट बढ़ाना ही है। वेल, इंडिया हैड बिल्ड स्पेस प्रोग्राम्स, अब तक जो हमने स्पेस प्रोग्राम्स बनाए हैं वो मॉडरेट बजट पे ही बनाए। तो देखो, वही तो यहाँ पे इसरो के जो चेयरमैन है वो पुश कर रहे हैं कि क्यों ज़रूरत है हमें प्राइवेट सेक्टर की स्पेस के अंदर। 2 रीजंस के लिए। पहली बात तो हम ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में हमारा जो प्रेजेंस है वो बढ़ेगा। दूसरी चीज़, अब तक जितने भी हमने स्पेस प्रोग्राम बनाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम पैसे में बने, और ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ भी थी, मतलब इस पर काफ़ी लोग हंसते भी थे, या हंसना इज़ नॉट राइट टर्म, बट इस पर ये काफ़ी कॉमन एक बात हो गई थी कि जो इंडिया का मार्स मिशन था, जिसको MOM बोला गया था, मिशन ऑन मार्स, जो इंडिया का मार्स मिशन था या मंगलयान मिशन था, उसकी ओवरऑल कॉस्ट कम है मार्शियन एक मूवी थी हॉलीवुड की, उससे। तो जो मार्शियन मूवी है उसके बजट से कम में इंडिया ने एक्चुअली मार्स पे एक सैटेलाइट भेज दी। सो ये डेफिनेटली एक बहुत ही प्राइड की बात है कि हम इतने कम कॉस्ट में काम कर लेते हैं, लेकिन इतना सेलिब्रेट करने की भी बात नहीं है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारा स्पेस बजट बहुत ज़्यादा अंडर फंडेड है और प्राइवेट सेक्टर वो इंपॉर्टेंट फंड लाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रशियन रॉकेट लॉन्चेस ईरानियन सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट एज मॉस्को तेहरान एक्सपैंड इट्स टाइज। देखो, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी का नाम अगर आता है तो रैंडमली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सब्जेक्टिवली, लेकिन इसमें जो नाम मेंशन्ड है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ये पूछ लेंगे कि ये क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है, आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट्स के नाम है। ठीक है, तो रशियन एक जो सोयुज रॉकेट है उसके थ्रू 2 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च करी, जिसका नाम है रशियन आयोनोस्फीयर M। ये तो काफ़ी इजी है याद रखने के लिए, लेकिन कोसार एंड हुदहुद ये दोनों सैटेलाइट्स हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ये ईरान की सैटेलाइट्स हैं और इसको रशिया ने लॉन्च करा है। तो ये जो पूरा स्टेप वाइज है ना, ये आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बनने हैं पास्ट में, इसलिए मैंने आपको बोला। लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, इफ टारगेट्स
क्राउड सोज देयर रिमार्केबल जीन्स, कैन ह्यूमंस? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसमें एक्चुअली बहुत सारा ऐसा साइंटिफिक डेटा मेंशन है जो कि थोड़ा सा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बाहर है, लेकिन कुछ ऐसे इसमें इंफॉर्मेशन है बायोटेक्नोलॉजी की जिस पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती ही है। तो टार्डिग्राज या टार्डिग्रेड्स क्या है? ये बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। आप इनको अपनी आंख से देख नहीं सकते, बट द थिंग इज कि ये पूरी बॉडी में आपके ऊपर है। आप जो खाना खा रहे हो उसके अंदर भी ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं बाय द वे। तो ये हर जगह है, दे आर एवरीवेयर। इनको वाटर बेयर भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है टर्म, क्योंकि ऐसे यूपीएससी में टर्म आ जाता है। एज सीन इन द रिसेंट न्यूज, व्हाट डज द टर्म वाटर बेयर अकाउंट फॉर? ये पूछ लेंगे कि वाटर बेयर का मतलब क्या है, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, और इसमें बोल देंगे ये ब्राउन हिमालयन बेयर की एक नई स्पीशीज मिली है अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं वो, बट ऐसा नहीं है। ये एक माइक्रोस्कोपिक एक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना ऐसे भालू जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको वाटर बेयर ऐसे ही बोल दिया गया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके 8 पैर है, एंड इसकी सबसे स्पेशल बात है ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो वॉल्केनो है वहाँ पे ये मिल जाएगा, जो एकदम फ्रीजिंग कंडीशन है वहाँ पे मिल जाएगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, मतलब बहुत ज़्यादा जो न्यूक्लियर रेडिएशन जहाँ पे है वहाँ पे ये मिल जाएगा, कहीं पे पानी भी नहीं है वहाँ पे सर्वाइव करेगा। वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, स्पेस के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकता है। सो इतना ज़्यादा हार्डी और इतना ज़्यादा अडेप्टेबल ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उस रिसर्च यही बोल रही है कि जब ये ऐसी चीज़ कर सकता है, तो क्या ह्यूमंस भी अपनी बायोलॉजी का यूज़ करके अपने आप को रेजिस्टेंट बना सकते हैं, या फिर एटलीस्ट जो हम बायोलॉजिकल फंक्शंस कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करा जा सकता है। तो अ, और वो जो ओशियन है उसकी जो सबसे लोवेस्ट रीजन है वहाँ पे भी मिलते हैं, डिजर्ट्स में भी मिलते हैं। और ऐसे क्यों कर पा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है सर्वाइवल की, वो क्रिप्टोबायोसिस के कारण है। इसका क्या मतलब है? दैट वो अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को रोक सकते हैं कुछ हद तक, उसके कारण वो इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर जाते हैं। अब ये जो टर्म है ना क्रिप्टोबायोसिस, ये भी प्रीलिम्स में पूछ लेंगे कि ये टर्म अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये क्या है? तो क्रिप्टोबायोसिस कुछ ही नहीं है, इसका मतलब यही है कि अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस को रोक देना, हॉल्ट कर देना। वो अगर अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस को रोक ही देगा कोई ऑर्गेनिज्म, तो वो डेफिनेटली बाहर की जो कंडीशन है उससे ज़्यादा सफ़र नहीं करेगा। दे हैव यूनिक प्रोटीन्स, और उनमें क्या है? यूनिक प्रोटीन्स हैं जो कि हीट सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, और वो सेल्युलर इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे प्रोटीन्स ही बने हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट है, और सेल जो है इन टार्डिग्रेड्स के अंदर उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो हीट अंदर पहुंचती नहीं है सेल्स के। और ये भी है कि ऐसे छोटे छोटे जीन्स भी हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से डीएनए को रिपेयर करते हैं। एक्चुअली हमारी सेल्स के अंदर भी ना डीएनए को रिपेयर करने की एबिलिटी है, बट ये मान लेते हैं टार्डिग्रेड का जो सेल है वो हीट से या रेडिएशन से डैमेज हो गया, तो एक तो उसका जो रिपेयर है ना बहुत तेज़ी से होगा, और उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। रिपेयर के दौरान वो गलती भी कम करता है, और इसलिए वो अपना जो नॉर्मल फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रियल का, वो स्ट्रेस के दौरान भी चालू रख सकता है। ओवरऑल टार्डिग्रेड बॉडी से हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन स्टेबिलिटी उसके अंदर है, जो और प्रोटेक्शन ऑफ द सेल्स वो इंश्योर करता है। तो क्या हम ऐसे ही जो जीन्स डीएनए रिपेयर में हेल्प करते हैं टार्डिग्रेड की इतनी जल्दी, और वो प्रोटीन्स जो कि टार्डिग्रेड की जो ऑर्गन स्टेबिलिटी है, रेजिस्टेंस है, उसको बढ़ाते हैं, क्या इनको यूज़ करके ह्यूमंस में भी जिनमें एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डिजीज़ है उनकी हेल्प की जा सकती है? क्या जिनको बहुत ज़्यादा कैंसर है डीएनए डैमेज के कारण, क्या उनको इन जीन्स को यूज़ करके हेल्प करा जा सकता है? क्या वो लोग जो ऐसी डिजीज़ से सफ़र करते हैं जिनकी बॉडी में जो प्रोटीन्स है बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं, क्या ऐसे प्रोटीन्स को यूज़ करके उनको हेल्प करा जा सकता है? तो यही रिसर्च का क्वेश्चन एक तरह से है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, और इसी पे क्वेश्चन बनते हैं अगर बनेंगे तो। सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड हैव अ गुड डे।